हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वेक्टर का एक सब टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि 11th क्लास की फिजिक्स का सबसे बेसिक टूल है, या यूँ कहूँ मैकेनिक्स का एकदम सबसे बेसिक पार्ट है। तो आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी हेडिंग, इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर या फिर वेक्टर रिजोल्यूशन, जो कि अपनी फिजिक्स में जो आगे की जो फिजिक्स होगी उसमें सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ है इस वेक्टर के अंदर। तो हेडिंग का नाम लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, कंपोनेंट सब कुछ एक ही बात होती है। देखिए होता क्या है रिजोल्यूशन का मीनिंग, पहले ये समझते हैं। रिजोल्यूशन शब्द बोलो, चाहे प्रोजेक्शन शब्द बोलो, चाहे कंपोनेंट बोलो, इन सब का मतलब एक ही होता है। जैसे कोई भी एक वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है बेटा। अब मैं चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं दो एक्सिस ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? दो एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे कि सर दो एक्सिस अगर आपको ड्रॉप करनी है, इसका मतलब आप सिंपल सी कहानी कर सकते हो सर कि एक हो जाएगी ये एक्स एक्सिस और एक हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। यस और नो बेटा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस ए का कितना हिस्सा इस एक्स एक्सिस पे आएगा। नहीं समझा? जैसे समझ कि एक ट्री होता है, ट्री, उस ट्री की शैडो आती है नीचे, बोलो। अच्छा, तो जो ट्री की शैडो है वो एक तरीके से क्या है, उसकी उसी की एक छाया है। इसी तरीके से किसी वेक्टर की किसी भी एक्सिस पे कितनी छाया है, कितना पार्ट है, उसे ही क्या बोलते हैं? उस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दैट एक्सिस। नहीं समझा? जैसे मैं अगर आपसे बात करता कि बताइए एक्स एक्सिस पे इसका कितना कंपोनेंट है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि सिंपली इसके दोनों एंड पर क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करो? जैसे मान लीजिए इसके दोनों एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आएगा, अरे बोलो, और ये वाला ये आ जाएगा। तो ये जो लाइन था, ये जो लाइन था, ये क्या है? कंपोनेंट। मतलब इसका वो हिस्सा जो किस तरफ आएगा? जो किस तरफ आएगा? एक्स एक्सिस की तरफ। समझ आया कुछ कुछ? ऐसे ही क्या इस पर एक परपेंडिकुलर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये और ये। तो ये क्या है? ये कंपोनेंट है, किस तरफ? वाई की तरफ। नहीं समझ आया? कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसे या सोचें कि किसी भी रैंडम वेक्टर की मैं बात करूं बेटा, जैसे ये कोई रैंडम वेक्टर है, इस वेक्टर का मैं चाह रहा हूं कि इस लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट है, कोई भी लाइन है, तो क्या करना होता है? इसके टेल पे और हेड पे क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर दो? क्या ड्रॉ कर दो? ये कर दिया परपेंडिकुलर। तो ये जो कंपोनेंट है, ये क्या है? इसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट। इस लाइन के अलोंग इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ऐसे मैं चाहूं तो उधर भी निकाल सकता हूं। अगर मैं बोलता कि बताओ इस लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट है, तो क्या करते? यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, और इससे परपेंडिकुलर कैसा हो गया? ये। तो ये क्या है? इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट। तो अब लॉजिकली तुम सोचो कि हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट कितनी डायरेक्शंस में निकाल सकते हैं? अनंत। अरे लाइन तो तुम्हारे हाथ में ना यार, तुम चाहो जहां लाइन मान सकते हो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तुम्हें, क्या मिल जाएगा उस सर? कंपोनेंट। तो इससे नई चीज क्या सीखने को मिली कि एक वेक्टर को हम
इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अब अगर बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है 90 डिग्री की एक्सिस। रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की एक्सिस कितनी होती है? 3 4 होती है। हमने तो 3 ही पढ़ी है, एक्स वाई और जेड। अबे तीनों रेक्टेंगुलर है ना यार। रेक्टेंगुलर बोले तो तीनों के बीच में एंगल, तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एक्सिस कितनी है? 3। तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं? 3। नहीं आया यार। 2 अलग अलग शब्द में बोल रहा हूं। एक बोल रहा हूं ओनली कंपोनेंट, और एक मैं बोल रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब मैं कंपोनेंट शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब है कहीं भी मानो। तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। पर जब मैं बोलूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसे तो 3 ही हो सकते हैं ना, एक इधर एक। अब आप बोलोगे सर इधर या इधर, तो वो दोनों एक ही तो हो गया। 1 2 और 3। नहीं समझ आया? तो लिखो रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नोट करेंगे बच्चों, रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर इनटू अ particular direction is called component of vector at that direction, is called component of vector in that direction. Component of a vector in that direction. नीचे की लाइन्स लिखना। Component of a vector along x-axis, component of a vector along x-axis, component of a vector along x-axis or projection of a vector along x-axis are the same thing. Component of a vector along x-axis or projection of a vector along x-axis are the same thing. दोनों एक ही चीज होती है। मतलब प्रोजेक्शन और कंपोनेंट शब्द एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए? सिनोनिम्स। रिपीट मार रहा हूं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग x-axis और प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्ट क्यों लिखा है? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आर द सेम थिंग, आर द सेम थिंग। चलिए अब जैसे हम बात करें कंपोनेंट निकालेंगे कैसे, तो वो लाइन लिख दो नीचे। अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। ये दोनों बहुत खूबसूरत पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आप जरूर सवाल देखोगे। अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट into infinite number of component. A vector can be split into infinite number of components. क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे भाई ये कोई वेक्टर है, मैं इस वेक्टर की कहीं भी निकाल सकता हूं डायरेक्शन। मैं बोलूं इसके अलावा बताओ, मैं बोलूं इस वेक्टर के लिए इसके अलोंग बताओ, इसके अलोंग बताओ, और इसके अलोंग बताओ, इसके अलोंग बताओ, इसके अलोंग बताओ, इसके अलोंग बताओ, सबके अलोंग निकाल सकता हूं। तो एक वेक्टर को बहुत डायरेक्शंस में आप तोड़ सकते हो, लेकिन रेक्टेंगुलर डायरेक्शंस कितनी होंगी? 3। तो नीचे लाइंस लिखना। अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट into maximum 3 components, 3 rectangular components. A vector
कैन बी स्प्लिट इनटू मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ब्रैकेट में लिखना x, y, z डायरेक्शन, x, y, z डायरेक्शन। अरे बोलो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट अलोंग 90 डिग्री एक्सिस। तो 90 डिग्री एक्सिस कितनी हो सकती है? अब आप बोलोगे सर x और माइनस x, तो वो तो एक ही लाइन होगी ना यार पूरी। तो एक x, एक y और एक z। ठीक बात है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D। पहले 2D में करेंगे अपन। वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D, वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D। 2D का मतलब समझ गए ना? क्या 2D का मतलब हम जानते हैं? अगर हम इस बोर्ड की थिकनेस को ना देखें, जो कि तुम्हें दिख भी नहीं रही है, तो तुम्हारे लिए क्या है? एक प्लेन को ही क्या बोलते हैं? 2D। हेलो हाय। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, लेट्स सपोज इस वेक्टर का नाम क्या दे दिया? ए। अब मुझे से कंपोनेंट करना है। अच्छा, हम कौन से कंपोनेंट पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगुलर। कौन से? तो रेक्टेंगुलर कितने होंगे 2D में? 2D में तो कितने हो सकते हैं? 2। तो मान लीजिए एक तो इधर हो गया, इसको नाम क्या दे दिया? x एक्सिस। और जो इधर आएगी इसके परपेंडिकुलर, इसे क्या नाम दे दिया? y एक्सिस। यस और नो? अच्छा, जहां पर दोनों कट कर रहे हैं उसे क्या बोल दिया बच्चों? o। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं बताओ इस a वेक्टर का x के अलोंग कितना कंपोनेंट है, तो क्या करोगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहां से परपेंडिकुलर, तो यही हो गया। तो ये जो लाइन होगी ये किस तरफ? इस तरफ। तो एरो का लगाएंगे इस तरफ। इसे क्या नाम देंगे? मैंने नाम दे दिया a के नीचे x। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस। नहीं आया? अच्छा, अगर मैं तेरे से पूछता कि बता क्या y के अलोंग कितना है, तो y के अलोंग आप बोलते क्या? यही बोलते? ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है। नहीं समझ में आ रहा? अरे इसको बोल दो भैया, चाहे इसे बोल दो, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, अगर हमें कंफ्यूजन है, हमें क्या है? कंफ्यूजन है, तो हम इसे यहां लिख दें ay। नहीं समझ आया? तो पहले अब ये देखते हैं कि ax ay का मीनिंग क्या है। तो मुझे फटाफट से समझा दो, ax का मीनिंग क्या होगा? ax का कंपोनेंट बोल दो चाहे प्रोजेक्शन बोल दो। कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस। क्या तुम्हें आया? अच्छा, ay के बारे में क्या ख्याल है? कंपोनेंट ऑफ a अलोंग y एक्सिस। पक्का? अच्छा, अगर हम लॉजिस्टिकली देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार ये जो एक वेक्टर है, ये मान लो इस पॉइंट को नाम दे दें ए मत दो, कुछ और दे दो। क्या नाम दे? p दे दो, इसे q। तो ये जो OP वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? जरा इसका इस वेक्टर लिख सकते हो तुम? ये जो OP वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? ax। और डायरेक्शन क्या है? i कैप। नहीं आया? क्या इस OP वेक्टर को आप लिख सकते हो? इसका मैग्नीट्यूड ax और इसकी डायरेक्शन पक्का? अच्छा, अगर आप देखें तो मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ही तो है a। अरे जो कंपोनेंट आपने तोड़े हैं उन दोनों का अगर वेक्टर सम कर दोगे तो दोबारा से वही वेक्टर आ जाएगा। नहीं आया? अरे सोचो, ये ए वेक्टर कंपोनेंट इधर और इधर हुए, तो इन दोनों वेक्टर का अगर हम एडिशन करते पैरेललोग्राम लॉ से, ये और ये पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते तो कहां था? बीच में। उसे ही तो क्या नाम देते हैं? ए। उसे ही क्या नाम दे रहे हैं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बच्चा जरा बताना कि ए वेक्टर इज बेसिकली व्हाट?
ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। नहीं आया, नहीं आया? क्या तुम इस बात से वाकिफ रखते हो? सही है लाइन? कौन सा लॉ लगा रहे हैं? पैरेलल लॉ। टेल टू टेल, तो कहां से निकलेगा? कॉमन पॉइंट से। कॉमन पॉइंट से, कॉमन। अच्छा, ओपी का वैल्यू कितना आता? ओपी का वैल्यू ए एक्स आई कैप। सर ये आई कैप कहां से आ गया? याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि x की तरफ का यूनिट वेक्टर आई कैप, y की तरफ का, z की तरफ का पक्का प्लस ओ क्यू वेक्टर ए वाई जी। ये हमें आ गया पक्का। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं। तो किस में टूट गया ये? आई और जे, जिसे दुनिया वाले क्या बोलेंगे? एक्स और वाई। अरे आई कैप का काम ही क्या है दुनिया में? एक्स एक्सिस को बताना। जे कैप का काम क्या है? माइनस आई कैप का काम क्या है? माइनस एक्स एक्सिस को बताना। सर ये तो हम सीख गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया। बात यह कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी? ए एक्स और ए वाई की वैल्यू, अब वैल्यू के निकालते हैं। एक काम करें, मान लो ये एंगल क्या दे रखा है सवाल ने? थीटा। क्या दे रखा है? तो आओ एक काम करें, इस ट्राइंगल को देखें। क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल है? अरे बोलो। और राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत सारी बातें हमें राहत की सांस देती है। बताओ इसके बारे में। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तुझे ये वैल्यू पता है? अगर हम ट्राइंगल के हिसाब से बात करें तो हम क्या बोलेंगे? केवल लेंथों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम कोई भी डायरेक्शन का यूज नहीं, इसको नॉर्मल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये ओ, ये पी, और ये क्या मान लो इसको? तो ये क्या हो गया? आर। ये वैल्यू कितनी है? ए। लेंथ ये ए ही है ना यार? ये लेंथ ए एक्स और ये लेंथ ए वाई। नहीं आया? दिस एंगल इज थीटा। जरा एक काम करो, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लिख के दिखाओ। तो कॉस थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है क्या? बेस बाय बेस क्या है? ए एक्स। हाइपोटेनस, ओहो, ए एक्स का वैल्यू आ गया है ए कॉस थीटा। क्या आ गया है? ए कॉस थीटा। क्या तुम्हें दिख रही है साइन उसकी वैल्यू? ए वाई की वैल्यू क्या आएगी? ए वाई की वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं। इस ट्राइंगल के लिए लिखो साइन थीटा लिखो। इस ट्राइंगल के लिए लिखो साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा लिखते तो क्या लिखते? परपेंडिकुलर सामने वाला होता है ए वाई बाय। ओहो बहुत ही बढ़िया, क्या ए वाई भी दिख गया है? ओहो, तो ए वाई क्या मिलेगा? ए साइन थीटा। ए एक्स क्या मिलेगा? क्या दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं? तो हमारे पास क्या तैयार हो गया है? ए वेक्टर। क्या तैयार हो गया है? ए वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये ए वेक्टर होगा ये बेसिकली क्या होगा? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा। क्या तुम्हें आ गया? ये हो गया वेक्टर को लिखना। अब मुद्दे की बात है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? क्या मैग्नीट्यूड पता है? क्या है? ए। क्या है? पर मुझे निकालना किसकी फॉर्म में है? ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में। नहीं समझ में आया? अरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए। मैं निकालना किसकी फॉर्म में चाहता हूं, तो उसके लिए क्या यूज करूं? वेक्टर का सम यूज कर लूं कि ये अगर ये वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते? मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इससे बताओ, ओपी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 2OP OQ cos थीटा का अंडर रूट। नहीं आया? क्या OP को बोलेंगे AX स्क्वायर, OQ को AY स्क्वायर, और OP और OQ के बीच में एंगल कितना था?
याद करो OP और OQ, ये रहा OP, ये रहा कितना एंगल है, कितना एंगल है, कितना एंगल है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0। क्या हो गई है 0। कैसे हो गई 0? क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू, इसका मतलब ए क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यही जीवन है। यही क्या है कि अगर किसी वेक्टर का क्या पता है, कंपोनेंट फॉर्म क्या पता है, तो उसका क्या निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड। क्या निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे बात करूं बच्चा, कि मान लो कोई ए वेक्टर है जो दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सिंपल क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर थीटा वाई टर्म कहाँ गई? आई और जे में एंगल कितना आता, 90। वो टर्म हमेशा क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो क्या हमेशा ये हो जाएगा? हाँ। जब आप हमेशा आई जे के कंपोनेंट निकालोगे तो जो एंगल वाली टर्म है वो गायब, तो सीधा क्या हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर। अगर 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, केवल 2 की। क्या आ जाएगा आंसर? 5। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आ गया, पक्का? सोच लें। तो ज्ञान की बातें क्या निकाल के लाए यहाँ से? ज्ञान की बात हम केवल 2 ही निकाल के लाए हैं जो हमें जीवन भर याद रखनी है। पहली ज्ञान की बात क्या है? पहली ज्ञान की बात यह है कि अगर ये एंगल थीटा है, कहां से थीटा है ये एंगल? एक्स एक्सिस। कहां से? तो जरा देखना एक्स वाला कंपोनेंट क्या आया, सोच ऐसा हमेशा होगा क्या? हाँ। तो ये रटना है कि जिस तरफ से एंगल क्या हो, थीटा, क्या हो, उस तरफ कंपोनेंट हमेशा क्या आएगा, ए कॉस थीटा। अरे यार, जिस तरफ से क्या दे रखा हो, उस तरफ कौन सा आएगा, कॉस थीटा। क्या आएगा? तो बचा हुआ अपने आप क्या हो जाएगा, साइन। नहीं आया? बात नंबर 2, अगर कोई कंपोनेंट फॉर्म हो, क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का समाचार समान। यही कंपोनेंट में आपको सीखना है। क्या 2 बातें याद रहेंगी? अच्छा, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? अनंत। कंपोनेंट तो अनंत हो सकते हैं, परंतु रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या कंपोनेंट फॉर्म दे रखी हो, रेक्टेंगुलर वाली करनी है मेन अपन को, तो उसमें मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। और अगर मैं आपको एंगल दे दूं, क्या दे दूं, क्या आप ये बता दोगे कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट? पक्का? यहां तक आप फटाफट नोटें। यहीं से था ना? छोटा थोड़ी हो सकता है ये। अरे वो तो अलग तरीका है। दिख रहा है ना? अरे शानदार दिख रहा है यार। लिख लो तुम पहले, फिर मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। तो क्या ये नई बात थी हमारे लिए? पर क्या हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी हमें समझ में आ रहा है? यही बस जरूरी है। हाँ बेटा, क्या चाह रहा है? इसे जूम कर दो। अब ठीक है? क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए हमेशा ये वाली टर्म 0 हो जाएगी? सोच लो। बिल्कुल हो जाएगी। जो होमवर्क आपको दिया था क्या वो आपसे बन रहा है? आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ वेक्टर में, कि आज की क्लास का पहले के से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और यही सबसे ज्यादा काम आएगा पूरे फिजिक्स में।
कंपोनेंट करना। जैसे एक फोर्स लगा रहेगा किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, कोई बॉडी, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा ऐसे तिरछा, तो अब मेरे पे टेढ़ा फोर्स लगा है ना, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके दो कंपोनेंट, एक्स में और वाई में। कोई ऐसा जादू होता कि लिखने के बाद में गायब हो जाता, तो मैं वो कर लेता। क्या कह रहे हैं सर, गायब तो हम कर देंगे आपको, चुटकियों में गायब कर सकते हैं सर। बेटा अब आप समझो 20 मिनट से आप लिख रहे हो, हद हो जाती है। कभी सोचा करो कि सामने वाला कैसे पढ़ाएगा, जब आप इतनी सी बात समझने में भी टाइम लगाते हैं, पर वो तो अपना हक बनता है, लेकिन लिखने का टाइम तो बचा सकते हैं सर, वो भी हक बनता है। हाँ, तो ज्ञान की बात क्या निकाल के लाए, तो लिख लेना काम की बात। काम की बात क्या निकल के लाए इससे अपन, काम की बात नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी वेक्टर इस तरीके की फॉर्म में हो, ax i कैप प्लस ay j कैप, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। नंबर दूसरे काम की बात क्या है कि जिस तरफ से एंगल थीटा हो उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, a cos थीटा होगा। नहीं समझ आया कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, कि मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया बेटा, ठीक है, और इस वेक्टर की ये एक्सिस कौन सी बना दी, y, कौन सी बना दी, और ये कौन सी बनाई, x, और मैंने क्या किया, अब ये एंगल दे दिया थीटा। क्या दे दिया, तो अब आपको पता है कि जिस तरफ से एंगल थीटा दे रखा है उस तरफ क्या आएगा, cos। तो अगर इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला, ये कंपोनेंट होगा कौन सा, y, कौन सा, पर अब की बार ये होगा कितना, a cos थीटा। तो हमें रटना ये नहीं है कि ax हमेशा a cos थीटा होता है, हमें रटना क्या है कि जिस तरफ से थीटा होता है उस तरफ cos थीटा होता है। समझ आया, तो इस तरफ अपने आप कौन सा कंपोनेंट आएगा, ax बराबर a sin थीटा। नहीं आया, एक मिनट, एक बालक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि सर अगर मान लो, क्या लो, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तेरा हक है। उसने कहा सर सवाल ने एंगल कहां से दिया थीटा, y से। कहां से दिया, पर मुझे आदत है कहां से एंगल निकालने की, x से। मुझे कहां से निकालने की है, तो मैं तो एक काम करूंगा सर, मैं तो यहां से एंगल निकाल लूंगा, और ये कितना आएगा, 90। और सर मैं अब आपकी थ्योरी लगाऊंगा कि जिस तरफ थीटा उस तरफ cos। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो देखो सर मैंने सवाल को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। मैंने कैसे, सर मैंने सवाल को ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि ये एक ए वेक्टर है, इधर से एंगल दे रखा है कितना, 90 माइनस थीटा, और अब आपकी थ्योरी लगाओ सर। मैंने कहा लगाता हूं भाई, तो लगाऊं, इस तरफ क्या लिखता मैं, a cos 90 माइनस थीटा, और दुनिया इसे ही तो क्या कहती है, साइन। नहीं आया, नहीं आया, गंगाधरी क्या है, शक्तिमान। अरे जो चीज तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हें ना करनी पड़े, इसलिए ही तो ये नियम बोल दिया मैंने कि जिस तरफ थीटा उस तरफ cos थीटा। अगर तुम उधर से एंगल निकालोगे तो वो cos 90 माइनस थीटा बनेगा, तो वो अपने आप ही क्या बनेगा, साइन थीटा। तो हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, सर की बात पे विश्वास कर लेना है। क्या करना है विश्वास, कि जिस तरफ से थीटा दे रखा हो उधर क्या डाल दो, cos, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, साइन। समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, ये दोनों ज्ञान की बात थी। चलें आगे, तो सवालों की तरफ चलते हैं अब। अच्छा ये ए क्या लिखा है मैंने, ए
इसका मैग्नीट्यूड। तुम्हें समझ में सारा आ जाता है, बस सवाल भी हो जाते हैं सर। ELP के नहीं होते बेटा, कुछ तो हमेशा ही नहीं होंगे। 10 में से अगर तुम पूरे 10 कर लोगे तो तुम अपने आप को क्या मान लग जाओगे? भगवान। तुम्हें लगेगा आइंस्टाइन तो कुछ नहीं थे, असली आइंस्टाइन तो आज पैदा हुआ है ना। जिस दिन ऐसा सोचोगे उस दिन लगता है ना आज हुआ है। चलिए सवाल करते फटाफट, बातचीत कम, फटाफट सवाल नंबर 1। एक वेक्टर बना दूं मैं, ठीक है ना? मैंने खुद ने एक वेक्टर बना दिया, तुम्हें बताना है उसके कंपोनेंट क्या बनते। मान लो ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 5, जिसका इधर से एंगल कितना है 37। तो पूछता है बताइए इसका AX कितना होगा और AY कितना होगा। पहली बात तो सोचिए, अगर मैं ये एक्सिस बना के दे रहा हूं तो आपको पता लग रहा है कि AX कहां बनेगा? AX का डायरेक्शन बताओ पहले, कहां बनेगा? AX इधर बनेगा क्या? कहां बनेगा? इधर। कई बार बच्चे को यही कंफ्यूजन रहता है कि AX इधर बनेगा या इधर। तो उसके लिए आप क्या याद रखोगे? मैं बोलूँ आपसे कि कोई वेक्टर ऐसा है, बताओ इसका AX कहां बनेगा और AY। तो कैसे क्या करो, इसकी पूंछ देखो। क्या देखो? अब पूंछ बीच में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? तो एक डायरेक्शन कहां बनेगी? नीचे, और एक इधर। इधर क्या होगा इसका? X, और इधर क्या होगा? Y। नहीं आया? अच्छा मैं तेरे से पूछूं, बता ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, तो बताओ इस वेक्टर का X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट कहां बनेंगे? इसकी पूंछ को कहां रखना है? बीच में। इसकी पूंछ को कहां रखना है? बीच में। ये पहली बार सीख रहे हो ना तुम, इसलिए बेसिक सीखो और एक बार में सही सीखो, कभी गलत नहीं होगा। पूंछ को बीच में रखोगे तो ये वाला Y और ये वाला X। तो X वाला तो क्या बनेगा इसका? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट देखना, क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में X वाला, Y वाला नेगेटिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आ गया। अच्छा मैं बोलता, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, इसके मुझे बताइए कि X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? सीख गए क्या? इसकी पूंछ को कहां रखना है? तो ये AX, ये AY। तो X क्या आएगा? Y। क्या बड़ा आसान लग रहा है? और आप सोचिए जब हम ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं तो हमें कंपोनेंट कराना भी दिखाना पड़ता है बच्चों को, कंपोनेंट कैसे करते हैं। ये बेसिक भी वीकनेस रहती है, हमारे साथ वो कभी नहीं होगा। तो आपको आगे जाके इतना आसान लगेगा ना फिजिक्स में, ऐसा लगेगा कि यार केमिस्ट्री बायो जैसी इजी तो नहीं लगेगी लेकिन मुश्किल नहीं लगेगी। देयर आर 2 वेज। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको क्या सिखा के लाए हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती है, बेटा फिजिक्स पढ़ लेना बस, केमिस्ट्री बायो तो हो जाएगी। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब 11 चल रही थी तो उसने क्या सोचा कि बेसिक ही तो है, 2 महीने नहीं पढ़ाया तो तीसरे महीने पढ़ लूंगा। लेकिन बेसिक को अगर आप छोड़ दोगे तो बेसिक की परेशानी आई, ये पुराने पाप होते हैं जो आगे जाके क्या करेंगे, बड़े हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिजिक्स से डर आना शुरू हो जाएगा। डर कब आता है? हाँ, और सवाल कब नहीं होते होंगे, जब आपने क्लास छोड़ दी हो, या आपने समझा ना हो, या आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो। देख मेरी तरफ रहे और दिमाग में चल रहा है कि यार दिवाली की छुट्टियों में उस ट्रेन से जाऊंगा तो लेट पहुंचूंगा और इस ट्रेन से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। कई सोचते सर आपको कैसे पता है? तो सर आप भी सोच रहे हो यार, नालायक हो गए तुम। AX और AY कर लिया होगा सबने। अब AX क्या लिखेगा बेटा? AX A cos, जिस तरफ थीटा उस तरफ cos। तो ये वाला A की वैल्यू कितनी है? 5। cos 37 की वैल्यू तुम्हें याद है 4/5 ने 5 को क्या गया? 4। क्या गया? तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 4। और ये वाला क्या बनता है? ये वाला 5 sin 37। सॉल्व। और क्या?
3 बाय, क्या तू वही कर रहा है जो और लोग करते थे? ये क्या कर रहा है इधर से 53 निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? और फिर क्या लगा रहा है cos 53, तो भी आंसर सेम है। वो ना करना पड़े तभी तो ये सिखा रहा हूं कि जिस तरफ थीटा उस तरफ cos, दूसरी तरफ अपने आप साइन। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखूं, इसे क्या बोलते हैं? कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। तो क्या लिखता है इसको जरा बताना बेटा। ए वेक्टर, उसका एक्स में कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? और कहां पे आ रहा है? प्लस में, तो 4i। और वाई वाला +3j। नहीं आया? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड तो कितना आना चाहिए था? 5। अरे जब दोनों को जोड़ा तो दोबारा से वही तो मिलेगा ना यार, क्योंकि इसको तोड़ के ही तो बनाया है। ये 5 था, ये कितना था? इसका ये हिस्सा 4, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो इन दोनों को जोड़ो दोबारा क्या मिलेगा? 5, क्योंकि दोनों क्या है? वेक्टर। पक्का? तो इसका मैग्नीट्यूड में पूछूं तो फटाक से पता है वो तो 5 ही आएगा ना सर। 5 को तोड़ के तो बनाया है आपने, जोड़ोगे दोबारा क्या मिल जाएगा? 5। कुछ समझा? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भैया। क्वेश्चन लिख लो। राइट डाउन कंपोनेंट फॉर्म इन द फॉलोइंग। राइट डाउन कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर फॉर्म है ना। राइट डाउन कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर फॉर्म इन फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, बोलना किसी को नहीं है, क्वेश्चंस नोट कर लो। मैं आपकी बार वो नहीं बना रहा हूं एक्स वाई जेड, सिर्फ वेक्टर बना रहा हूं। आपको सोचना है कि एक्स कहां जाएगा और वाई कहां जाएगा। वैल्यू भी लिखनी है, वैल्यू भी लिखनी है। एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे बनेगा? हो जाएगा? क्या हुआ जरा बताना। पहले का आंसर, पहले को तोड़ लिया, इधर तो क्या जाएगा? x a x और नीचे a y। हाँ वो तो सही है, निकाल तो लेते। वैल्यू कितनी लिखे इसकी? जिस तरफ थीटा उस तरफ cos, 6 cos 30। माइनस बाद में लगाऊंगा बेटा, वो एरो ने अपने आप दिखा दिया डायरेक्शन। क्या लिखो इसको?
cos 30 की वैल्यू नहीं याद है तुम्हें यार, कितना हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा 3√3, पक्का। और ये कितना हो जाएगा 6 sin 30, ये आ जाएगा 3। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या लिखूं, इसको ऐसे लिखता मैं -3 i कैप -3√3 j कैप। नहीं आया, दोनों क्या आएंगे नेगेटिव, तो -3 i कैप -3√3 j कैप। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देख कितना आ रहा है, 60 तो आएगा। देख इसका स्क्वायर करेगी तो 9 3 27 और 9 27 9 36, कितना आएगा 6। क्या 6 ही आना चाहिए था? अब अगला करो, कई लोगों ने जिनसे नहीं हुआ अब हो जाएंगे। हो गया ये वाला? तो देखो जब कंपोनेंट कर लो ना तो उसको ऐसे क्रॉस कर लेकर ऐसे कि इसको तोड़ लिया है। ये दो जो मैं लगा रहा हूं इसका मतलब क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया। अब इसको तोड़ लिया कहां कहां, इधर कितना 10 cos 37, और ये कहां जाएगा ऊपर, कहां जाएगा ऊपर, कहां जाएगा नीचे, कितना 10 sin 37। ये कितनी वैल्यू आएगी 4/5, कितना 8, और ये आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी 8i कैप -6j कैप। कितने लोगों की सही थी ये? तो अगले में मैं अगला क्वेश्चन में उल्टा करा सकता हूं कि ये वेक्टर बना दूं, तो बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका x कैसा है और y कैसा है, कौन से में जाएगा, फोर्थ। अगला मैं ऐसे करवा लूंगा। हाँ जी, हेलो हाय, बोलो। अबे इसका क्या आएगा आंसर, ये नीचे आएगा, एरो कहाँ आएगा नीचे, हाँ ये एरो भी ध्यान रखना, ये एरो कहाँ जाएगा ऊपर, y कितना 10√3 cos 60, और ये ax कितना 10 sin 60, तो ये आ जाएगा 5√3, और ये कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा ये तो, ये 5√3 आएगा और ये आएगा, अरे वो बाद में आएगा, वेक्टर सेम कंपोनेंट सेम आएंगे दोनों के, सेम नहीं आएंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कितना आएगा 5√3, और ये होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 10, ऊपर क्या है यहाँ पर 10√3, तो ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, 10√3 sin 60, तो ये आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, तो क्या आया कंपोनेंट -15i कैप प्लस का 5√3j कैप, सही है, हो जाएगा। तोड़ो इसको, तो इधर क्या जाएगा 20 cos 37, और इधर 20 sin 37, तो ये तो कितना हो गया 12, और ये 16, तो क्या बनेगा आंसर 12i कैप प्लस 16j कैप। समझ गए क्या? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
horizontal component of a vector, horizontal component of a vector makes angle 30 degree. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कॉमा लगा के, कौन सा वेक्टर, जो कि मेक्स 30 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कोई वेक्टर है जो 30 डिग्री एंगल कहां से बना रहा है, हॉरिजॉन्टल, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, और आगे तो लिख ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मेक्स 30 degree angle from horizontal is 250, is 250 न्यूटन। ये 250 कौन सा वैल्यू है, ए या ए एक्स, ए एक्स। रिपीट करूं, बता ही दिया मैंने आंसर, ऐसा वहां पहुंचे ही नहीं। Next, then find out vertical component, then find out vertical component and magnitude of the vector, then find out vertical component and magnitude of the vector, magnitude of the vector। करिए, काम की बात कितनी निकाल के लाए अपन, 2, एक और बचे, 3 काम की बात होती है कंपोनेंट की, तीसरी बताऊंगा अभी, जो हमें याद रखने तीनों चीजें। हो गया भाई, कोई भी एक वेक्टर है बेटे, कॉपी देना, जैसे मान ली ये कोई भी, ये प्लेन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, ये हमें आता है, ये हॉरिजॉन्टल। अच्छा अच्छा, कौन सा दिख रहा है तुम, ये वाला पैनल हॉरिजॉन्टल, ये वाला तो क्या है, वर्टिकल, क्या है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल। अब एक वेक्टर है कोई भी, मान लो ये वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल कितना है, 30, तो एक्स से हो गया एक तरीके से, ये एंगल अगर ये एक्स मान ले तो ये क्या होगी, वाई। हेलो हेलो, तो ये 30 है, ये क्या है, तो ये वाली वैल्यू दे रखी है मैंने, ये वाली कितनी, 250, कितनी, क्या पूछ रहा हूं, ये और ये आ जाएगा। तो जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस, ऐसे मानो ना, ये ऐसे हो गया ना, ये ए है, ये एंगल 30, मुझे ए वाई निकालना है और ए निकालना है। अच्छा ये पता है मुझे, ये वाली वैल्यू ए एक्स कितना, 250, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एक्स की जो वैल्यू आती वो कितनी आती, ए कॉस 30, जिसकी वैल्यू कितनी है, 250। नहीं आया, तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा 500/√3 न्यूटन। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और ए वाई, ए साइन 30, क्या हम ए निकाल चुके हैं, कितना, 500/√3 और साइन 30 1/2, कितना आ गया, 250/√3 न्यूटन। नहीं आया, ELP मिल गई इसकी वाली, मिल जाएगी ना बेटा, उनको बुला के ले जाना एक बार।
हाँ जी, नेक्स्ट ELP 6 था यूगी वेक्टर की, ये चेक करवा लेना। हाँ, तो बच्चों आज हमने सीखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D, कि 3D के अंदर वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे। जो भी आज आपने देखा आई होप आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी पहली बार हम सीख रहे हैं तो कुछ डाउट्स होना लाजमी है। आप डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बहुत जल्दी लाइव आके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिजिक्स सीखने का एकमात्र तरीका है वो है प्रैक्टिस, तो आई विश कि आप सब प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।